हेलो स्टूडेंट, सीएसएस की 9th क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी और मार्जिन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उस क्लास में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। तो इसका आंसर होगा WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलकर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जीआर गुरुकुल परिवार का हिस्सा भी बन सके। तो ये हम अभी आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और हमेशा की तरह आपको पता होगा कि यहाँ पे एक जीआर गुरुकुल नाम का एक फाइल मैंने बना रखा था और इस फाइल के अंदर jrgurukul.html नाम का एक HTML फाइल बना रखा हूँ। तो चलिए मैं इसे एडिट करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से, जो कि एक कोड एडिटर है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखा था, तो वो सारे कोड्स यहाँ पे अप्लाई है। तो मैं इन सारे कोड्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने सारे कोड्स को जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, प्रैक्टिकल करके दिखाया था, वो सारे कोड्स मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं। इसे सेव करने के बाद मैं आपको सबसे पहले इसका एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ अपने ब्राउजर विंडो के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एक HTML डॉक्यूमेंट हमारे सामने हमारे ब्राउजर विंडो के ऊपर खुल के आ चुका है। तो चलिए हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की। तो हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी देखा था बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम दो तरीके का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम यहाँ पे बॉडी का इस्तेमाल करेंगे या फिर यूनिवर्सल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ताकि हम जो भी कलर अपने बॉडी को प्रोवाइड करें वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो। मैं यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसका कुछ कलर बदल देता हूँ। तो मैं इसका कलर बदल के थोड़ा ब्राउन कर देता हूँ और अब आपको मैं ब्राउजर के ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड था वो ब्राउन हो चुका है। अभी हमारे टेक्स्ट के ऊपर ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। तो अब हमने दूसरा प्रॉपर्टी जाना था बैकग्राउंड इमेज की। अगर हम अपने बैकग्राउंड के ऊपर, अगर भी आपने जो ब्राउन बैकग्राउंड देखा उसकी जगह पे हम चाहते कोई अपना दूसरा इमेज इंसर्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करेंगे। URL, और URL में मैंने आपको बताया था कि उस इमेज का आपको पाथ इंसर्ट करना है। तो मुझे उसका पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक इमेज इस फाइल में रखा था। मैं उसे ही यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये जब मैं सबसे पहले इस फाइल को बनाया था उस वक्त ही मैंने इस इमेज को इस फोल्डर के अंदर रखा था। अब आते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देख सकते हैं बहुत बड़ा इमेज हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। और ये इमेज इतना बड़ा है कि हमारे डेस्कटॉप को पूरी तरह से कवर करके और उसके कुछ पार्ट्स या कहें उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डेस्कटॉप से बाहर जा चुका है। तो ये तब हुआ जब हमारा इमेज हमारे डेस्कटॉप से बड़ा था, पर तब क्या होगा जब हमारा इमेज डेस्कटॉप से छोटा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने उस जेआर गुरुकुल नाम के जो फोल्डर थे उसमें आते हैं और इस इमेज को रिसाइज करते हैं। इसे रिसाइज करने के लिए मैं इसे एडिट कर लेता हूँ अपने पेंट प्रोग्राम की मदद से और इसे रिसाइज कर देता हूँ।
इसका भी आप पिक्सल देख सकते हैं। इसका पिक्सल मैं भी कुछ 500 कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं एक बार और सेव करने के बाद बंद करता हूँ और एक बार इसका देख लेता हूँ साइज क्या है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन 500 गुना 750 हो चुका है। तो चलिए हम अपने पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो रिपीट होना शुरू हो गया है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और अगर क्या हो, अगर इस इमेज का साइज इससे भी ज़्यादा छोटा हो तो चलिए हम इसके साइज को थोड़ा और छोटा करते हैं। तो वापस हम अपने पेंट प्रोग्राम में आते हैं और इसके रिसाइज फिर से करते हैं। तो इसको रिसाइज करने के लिए मैं पिक्सल के ऊपर आता हूँ और इसे मैं 300 कर देता हूँ। इसे सेव करने के बाद अब मैं वापस अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा और एक बार इसे फिर से रिफ्रेश करूँगा। सॉरी, मैंने उसे वहाँ सेव नहीं किया। तो मैं Ctrl+S करता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र पे आकर इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये रिपीट करने लगेगा, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा है और ये वर्टिकली रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा इमेज रिपीट ना हो तो उसके लिए हम नन का इस्तेमाल करेंगे या नो रिपीट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम चाहते हैं हमारा इमेज जो है केवल एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो या केवल वाई डायरेक्शन में रिपीट हो तो उसके लिए हम लोग वैल्यू रिपीट वाई, रिपीट एक्स का करेंगे। तो चलिए हम एक वैल्यू को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने आगे पढ़ा था बैकग्राउंड रिपीट। अब हम इसे अगर नो रिपीट कर देते हैं या फिर रिपीट एक्स कर देते हैं तो चलिए हम सबसे पहले एक्स ही करके देखते हैं कि क्या होता है और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने जो जो कलर डिफाइन किया था ब्राउन, वो हमें वाई में शो कर रहा है और जबकि जो एक्स है उसमें केवल पिक्चर शो कर रहा है। अब आइए मैं एक बार वापस इसे वाई कर देता हूँ, रिपीट वाई, और वापस इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो वाई डायरेक्शन में रिपीट करना शुरू कर दिया है। अब हमने सीखा था रिपीट। अगर हम रिपीट कर देते तो रिपीट बाय डिफॉल्ट था। अगर हम रिपीट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इमेज रिपीट करने लगेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट था। अब हम नो रिपीट का इस्तेमाल करते हैं और अब देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो अब रिपीट नहीं कर रहा, पर इसका साइज हमारे ब्राउजर के साथ मैच भी नहीं कर रहा। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर एक अट्रैक्टिव वेबसाइट को डिजाइन करने में। अब हम आगे बात मार्जिन और पैडिंग्स की करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन सारे प्रॉपर्टीज को, जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज हैं, मैं उन्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मुझे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद मैं मार्जिन का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको ये इमेज याद होगा, मैंने आपको इस इमेज के बारे में पिछले क्लास में भी बताया था। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब मैं जो करता हूँ वो आप देखिए। हम H1 तय करते हैं, हम H1 को टारगेट करते हैं। टारगेट करने के बाद अब इसमें हम प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं मार्जिन की। मार्जिन अभी हम मार्जिन का डिफाइन नहीं करते हैं। अभी आइए आपको हम अपने ब्राउजर के ऊपर लिए चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा हेडिंग किस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसके मार्जिन को कुछ डिफाइन कर देते हैं। हम इसे 18 पिक्सल कर देते हैं। मैंने उसे सेव किया। अभी आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो लॉरम, जो हमारा दूसरा पहला पैराग्राफ था, ये हमारा हेडिंग, हमारा दूसरा हेडिंग और ये दूसरा पैराग्राफ है। और जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखिए भी क्या हुआ। हमारा जो हेडिंग था
वो अपने चारों तरफ एक स्पेस बना लिया, जिस कारण से हमारा जो नेबर एलिमेंट P1 था, मतलब पैराग्राफ 1 था, वो जो था वो भी हेडिंग से दूर हो गया है। तो इस तरह से हम मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्जिन हो वो टॉप से हो, लेफ्ट से हो, राइट से भी हो, लेकिन बॉटम से नहीं हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मार्जिन बॉटम भी कर सकते हैं। मार्जिन बॉटम इक्वल टू 0 फिक्शन। अब आइए हम इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो लेफ्ट, टॉप और राइट था उस पर अभी भी 80 पिक्सल्स का मार्जिन मिला हुआ है, जबकि बॉटम से हमें 0 पिक्सल का मार्जिन मिल रहा है। आपको इसे क्लियर और समझने के लिए पिक्चर में अभी जैसे कि आपको यहाँ पे बॉर्डर्स दिख रहे होंगे, तो चलिए हम इसे एक बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। बॉर्डर का हम कुछ कलर डिफाइन कर देते हैं, कोरल, और इसे सॉलिड, और हम इसे 2 पिक्सल का या चलिए 5 पिक्सल का बना देते हैं। तो इस बॉर्डर के बारे में हम आपको अगले क्लास में पहले थियोरेटिकली फिर प्रैक्टिकली बताएंगे, तो अभी आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये बॉर्डर्स का कंसेप्ट आपको अगले क्लास में बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर था वो बन के आ चुका है, और ये इससे दूरी और ये इसकी दूरी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम सेम प्रॉपर्टी को अगर H2 के ऊपर अप्लाई कर दें तो क्या होता है, मैं इसे यहाँ H1 की जगह H2 कर देता हूँ, और अब मैं इसे वापस यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो H1 था वो वापस बिना कोई मार्जिन पैडिंग लिए हुए अपने स्थान पे वापस चला गया, जो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। और अब हमारा H2 जो है वो एक मार्जिन को गेन कर लिया है। तो इस तरह से आप मार्जिन पैडिंग्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसमें अलग अलग मार्जिन मिले और आप बार बार मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसे एक बार में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ से इस मार्जिन बॉटम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं अपने बॉर्डर को भी रहने दूंगा, और यहाँ पे 10 पिक्सल दिख रहे थे। अब हम इसे कुछ और दूसरा मार्जिन देते हैं। ये हमारा मान लीजिए मार्जिन टॉप है, और अगर हम इसे 15 पिक्सल मार्जिन राइट और इसे 15 पिक्सल मार्जिन बॉटम, और हम इसे करीब 100 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। इसे सेव करने के बाद वापस हम अपने ब्राउजर के ऊपर चलते हैं और एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमने अभी जो जो मार्जिन अलग अलग मार्जिन डिफाइन किया था वो सब कुछ इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो आप इस तरह से एक ही एलिमेंट के अंदर आप अलग अलग मार्जिन को भी डिफाइन कर सकते हो। उसी तरह से पैडिंग का कंसेप्ट है। हम चलिए इसके ऊपर पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पैडिंग भी 50 पिक्सल्स दे देते हैं और इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अब भी आपने देखा, और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मार्जिन हमारे बॉर्डर के ऊपर डिफाइन होता है, जबकि जैसे ही मैंने पैडिंग लिखा वो हमारे बॉर्डर के अंदर, मतलब कि पैडिंग हमारे एलिमेंट और बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस को बनाता है, जबकि हमारे जो मार्जिन है वो हमारे बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट जो हमारे आसपास दूसरे एलिमेंट हैं उसके उससे दूरी बनाता है, उससे दूरी तय करता है। तो यही डिफरेंस है पैडिंग और मार्जिन में। आप इसी तरह से पैडिंग को भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप से कुछ हो, बॉटम से कुछ और हो, लेफ्ट और राइट से भी कुछ और हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ। अब वापस चलिए ब्राउज़र के ऊपर।
और एक और इसे रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप। तो आप इस तरह से अपने HTML पेज के ऊपर मार्जिन और पैडिंग्स का इस्तेमाल करके अपने पेज को, अपने कंटेंट को एक पार्टिकुलर जगह दे सकते हैं, अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो आपके यूजर्स के लिए यूजर फ्रेंडली हो और उन्हें सब कुछ डिटेल में क्लियर समझ आए कि आखिर आप पेज के ऊपर क्या उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी मैं समझाना चाहता था वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से यहाँ ऑनलाइन क्लासेस मिलते रहेंगे और हमारे इस चैनल के ऊपर आपके कंप्यूटर के सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप अपने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। और आपकी जो नोट्स हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, तो लिंक्स पे आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमारे www.zrworld.in की वेबसाइट पे विजिट करके अपने स्टडी मटेरियल को भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपके लिए दूसरी तरह के भी स्टडी मटेरियल्स जैसे कि क्वेश्चंस बैंक और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम बात प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बॉर्डर्स और फ्लोट प्रॉपर्टीज की करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।